वेलकम टू वाईफाई स्टडी अप्रैल थर्ड वीक के करंट अफेयर्स के साथ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और जिन बंदों ने अभी तक, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग इसे लाइक करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की भी कोशिश कीजिएगा। और हमें उम्मीद है कि पिछले वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। आप अपने फीडबैक्स और सजेशंस भी हमें दे सकते हैं। हमारी टीम प्रत्येक आपके फीडबैक का और सजेशंस का रिप्लाई करेगी। और 1000 सब्सक्राइब्स कंप्लीट होने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा। और जो कैंडिडेट अभी तक सब्सक्राइब्स नहीं हुए हैं वो जल्दी से इसे जुड़ने की कोशिश करें ताकि हमारी डेली अपडेट्स प्राप्त कर सकें। और आप लोग अपने फीडबैक या सजेशंस या किसी भी तरह के क्वेश्चंस, कैरियर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस या फिर आप अपने कोई टिप्स या ट्रिक्स या कंसेप्ट भी आप हमारे ईमेल पर शेयर कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है wifi.study@yahoo.com। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर हमारे जो भी ऑनलाइन हमारे पेपर्स, क्विज और अदर्स जो भी मटेरियल्स है, वीडियोज इत्यादि, वो भी आप लोग गिन कर सकते हैं, उनका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अप्रैल के थर्ड वीक में आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं। और अब हम लोग चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर, जिसमें से हम आपसे को कुछ बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जो एग्जाम्स की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो हम शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों में। सबसे पहली खबर, अल साल्वाडोर ने पहली बार सूखे आपात स्थिति की घोषणा की। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी देश ने इस तरह के आपात की घोषणा की है। तो हम देखें ये, अगर हम इस कंट्री के बारे में बात करें, अल साल्वाडोर के बारे में, तो ये अमेरिकी देश अल साल्वाडोर है जो पानी की कमी के चलते, यानी कि अगर हम बात करें ये किस वजह से घोषणा की गई है आपात की, तो ये पानी की कमी के कारण किया गया है। और अल साल्वाडोर की राजधानी सान साल्वाडोर है। कई बार एग्जाम्स में मुद्रा से संबंधित क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो आपका इसका भी बहुत ध्यान रखना होगा। और इसकी मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। और वर्तमान यहाँ के राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करें तो वर्तमान राष्ट्रपति हैं साल्वाडोर सांचेज केरेन। और हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, किस देश ने पहली बार सूखे के चलते आपात स्थिति घोषित कर दी है? तो हमारा करेक्ट आंसर निकल करके आएगा एल साल्वाडोर, अर्थात हमारा आंसर नंबर होगा थर्ड। न्यूयॉर्क के मेयर ने 14 अप्रैल को बिंदेश्वर पाठक दिवस घोषित किया। न्यूयॉर्क शहर ने एक अनूठे सम्मान के तौर पर इस साल 14 अप्रैल को बिंदेश्वर पाठक दिवस घोषित किया है। और हम लोग इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करना चाहेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, किस तारीख को न्यूयॉर्क में बिंदेश्वर पाठक दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर निकल करके आएगा 14 अप्रैल। तो हमारा करेक्ट आंसर है नंबर थर्ड। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को विश्व भर में मनाया गया। और यह जो उत्सव है वो स्पेशली जो ऑर्गेनाइज होता है स्मारक और स्थलों हेतु 18 अप्रैल को मनाए जाने अंतर्राष्ट्रीय दिवस के लिए 2016 कोई रखा गया। और इसकी स्पेशल थीम रखी गई खेल की विरासत। तो देखिएगा यहाँ पर ये वाला भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है कि 2016 जो विश्व विरासत दिवस सेलिब्रेट किया गया, इसकी जो थीम थी वो क्या रखी गई? तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा? खेल की विरासत। और इसके डेट के बारे में मेंशन करें, हमारा क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है, विश्व विरासत दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अगर हमें ये न्यूज़ पढ़ने के बाद इजी वे से हम लोग इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे और हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल, यानी कि नंबर 4। भारत विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 133वें स्थान पर। भारत को ताजा वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 देशों में 133वां स्थान मिला। ये बहुत ही निराशाजनक बात है। वर्ष 2016 का विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने जारी किया है। फिनलैंड को इस सूचकांक में लगातार छठे साल शीर्ष स्थान पर रखा गया है और उसके बाद नीदरलैंड और नॉर्वे की बारी आती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसमें काफी सारे क्वेश्चंस एक साथ निकल करके आ रहे हैं हमारे सामने।
पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसमें कितने देशों की सूची को शामिल किया गया, तो 180 यानी कि 180 देश है। फिर अगर बात करें तो 2016 की जो रिपोर्ट तय की गई वो किसने की है, तो ये जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है इसको जारी किया है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने। फिर हमारा एक क्वेश्चन है कि इस बार भी कौन सर्वोच्च शिखर पर है, तो हमारा आंसर निकल जाएगा फिनलैंड। बात करें हम लोग अगर कि कितने साल से लगातार शीर्ष पर बना हुआ फिनलैंड, तो 6 साल यानी कि छठे साल भी फिर शीर्ष पर रह गया। और अगर आगे की बात करें कि नंबर सेकंड थर्ड इनके बाद में कौन आ रहा है, तो सेकंड पर नीदरलैंड को रखा गया और फिर नेक्स्ट है नॉर्वे। सो दैट इस न्यूज़ में बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं। और अब बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इस न्यूज़ से। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2016 में भारत की रैंक क्या है, तो ये न्यूज़ पढ़ने के बाद हमारा करेक्ट आंसर होगा 133 अर्थात नंबर थर्ड। यूरोप मलेरिया उन्मूलन करने वाला विश्व का पहला क्षेत्र बना। WHO अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की है और उस घोषणा में बताया गया है कि यूरोपियन क्षेत्र मलेरिया का प्रसार रोकने वाला विश्व का पहला क्षेत्र बन गया है। और हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। इस न्यूज़ से जो हमारा क्वेश्चन निकल रहा है वो है कौन सा क्षेत्र पूरी तरह से मलेरिया को खत्म करने वाला दुनिया का पहला क्षेत्र बन गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा यूरोप। अंतरराष्ट्रीय खबरों के बाद हम लोग मूव करते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ कानून लाने वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा कदम बढ़ाया है और एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए सर्वसम्मति से सामाजिक बहिष्कार रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2016 पारित कर दिया है। महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार को अपराध मानते हुए कानून लाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो हम लोग बात करें इसमें ये किस अधिनियम के तहत की बात करें, तो इन्होंने जो अधिनियम पारित किया वो किया है अधिनियम 2016 और इनका मकसद क्या है, रोकथाम निषेध और निवारण। और वो किसके बारे में निवारण की बात करें तो सामाजिक बहिष्कार जैसी घटनाओं को रोकने के लिए ये अधिनियम पारित किया गया है और ये ऐसा करने वाला पहला राज्य बन चुका है। और अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस की, तो जो क्वेश्चन है वो ये है कौन सा राज्य सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ कानून लाने वाला पहला राज्य बन गया है। तो गाइज हमारा करेक्ट आंसर निकल करके आएगा महाराष्ट्र अर्थात नंबर 4 ऑप्शन इज करेक्ट। भविष्य के 50 शहरों की सूची में दिल्ली 44वें नंबर पर। दुनिया के भविष्य के लिए तैयार 50 शहरों की सूची में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को 44वें स्थान पर रखा गया है। इस सूची में सैन जोस पहले और सैन फ्रांसिस्को दूसरे स्थान पर है। और हमारा जो सवाल है वो है दुनिया के 50 भविष्य के लिए तैयार शहरों में एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है, तो हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आएगा दिल्ली। कई बार एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि दिल्ली को कौन से स्थान पर रखा गया है, तो 44 पे। और ये सूची कितने देशों में रखा गया है अर्थात टोटल कितने काउंट किए गए हैं जो शहर किए गए हैं 50, यानी कि 50 में दिल्ली का स्थान 44वां है। और बात करें इसमें पहले नंबर के शहर की, तो पहले नंबर का शहर है सैन जोस। और अगर बात करें दूसरे नंबर पर तो है सैन फ्रांसिस्को। सो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस निकल करके आए हैं तो इनको भी आप जरूर देखिएगा। सबसे ज्यादा उम्र के जीवित व्यक्ति बन गए नेताजी सुभाष चंद्र के ड्राइवर। आजमगढ़ में रहने वाले कर्नल निजामुद्दीन अचानक से सुर्खियों में आ गए हैं और इसकी खास वजह है कि वो अभी भी जीवित हैं और 116 वर्ष के हो चुके हैं। उम्र के इस पड़ाव पर आकर निजामुद्दीन ने अपना पहला बैंक अकाउंट खोला है। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रदर्शित होगा दुनिया का सबसे बड़ा चरखा।
नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर विश्व का सबसे बड़ा लकड़ी का चरखा स्थापित किया जाएगा। अहमदाबाद में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग KVIC की एक इकाई ने यह चरखा तैयार किया है जो प्रदर्शन के लिए भेजे जाने को तैयार है। और हमारा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है, विश्व का सबसे बड़ा चरखा किस हवाई अड्डे पर प्रदर्शित किया जाएगा? तो हमारा ऑप्शन है इसमें नई दिल्ली। और बात करें तो ये कहां पर किया जाने वाला है, अगर उस हवाई अड्डे की बात करें तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, और टर्मिनल किस पर है? 3 पर। और ये कहां का होगा? विश्व का सबसे बड़ा होगा। और कैसा होगा? ये लकड़ी का चरखा स्थापित किया जाएगा। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है। यहां पर एक और है कि KVIC स्टैंड्स फॉर, यानी कि KVIC की अगर हम लोग बात करें तो KVIC क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं इसको खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग। राजस्थान में शत्रुजीत अभ्यास का आयोजन। भारतीय सेना की विशिष्ट स्ट्राइक प्रथम वाहिनी एकीकृत वायुभूमि युद्ध के वातावरण में दुश्मन के इलाके में गहरी हड़ताल करने की सेना की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए राजस्थान के रेगिस्तान में एक प्रमुख अभ्यास शत्रुजीत का आयोजन कर रही है। तो कहने का मतलब एक इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये भी निकल करके आता है कि जो शत्रुजीत अभ्यास है, जो हमारे सेना का अभ्यास है, ये स्पेशली किसको लेकर के किया जा रहा है? तो ये जो है वो गहरी हड़ताल करने की सेना की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए किया गया है। और ये बात करें तो कहां किया गया? राजस्थान में किया गया है। तो हमारा सवाल भी कुछ ऐसा ही है, सेना किस राज्य में सैन्य अभ्यास शत्रुजीत आयोजित कर रही है? तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा राजस्थान। कोंकणी संग्रहालय मैंगलोर में स्थापित होगा। मांडसोभन नामक एक कोंकणी सांस्कृतिक संगठन द्वारा मंगलोर में एक कोंकणी संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। कर्नाटक बजट 2016-17 में परियोजना के लिए 2.5 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। और हमारा सवाल है, कोंकणी संग्रहालय किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा बेंगलुरु। राजीव गांधी खेल अभियान बना खेलो इंडिया। केंद्र सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल अभियान योजना को हटाकर उसके स्थान पर अब खेलो इंडिया की योजना को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इस निर्णय के तहत 2 अन्य योजनाओं को भी अब खेलो इंडिया के दायरे में शामिल करने का ऐलान किया है। और वो 2 अन्य जो योजनाएं हैं वो है शहरी विकास बुनियादी ढांचा योजना और राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज व्यवस्था योजना। और हमारा सवाल है इस न्यूज से, किस योजना ने राजीव गांधी खेल अभियान का स्थान लिया है? तो अब खेलो, तो क्या हो जाएगा? अब खेलो इंडिया। तो यहां पर अब खेलो इंडिया हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। तो इस बात का भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन दोनों तरफ से बन सकता है कि नाम क्या रखा गया है, तो अब खेलो इंडिया, और किसने स्थान लिया तो भी हमारा आंसर खेलो इंडिया होगा। सो सवाल जरूर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। और 2 अन्य योजनाएं भी हैं जिनको भी खेलो इंडिया के दायरे में शामिल किया गया है, तो उसका ऐलान कर दिया गया है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। वो योजना है शहरी विकास बुनियादी ढांचा योजना व राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज व्यवस्था योजना। नागालैंड में संघर्ष विराम 1 साल के लिए बढ़ा। केंद्र सरकार और एन कितोवी जिमोमी और एमबी न्योकपाओ कोनयाक के नेतृत्व में नागालैंड नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल परस्पर 28 अप्रैल से 1 और साल के लिए युद्ध विराम समझौते का विस्तार करने के लिए सहमत हो गए हैं। हमारा सवाल है, किस राज्य में संघर्ष विराम हाल ही में 1 साल बढ़ा दिया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा नागालैंड। और नागालैंड जो ऑप्शन है वो नंबर 4 में, इसलिए करेक्ट आंसर नंबर 4।
इस वर्ष योग दिवस समारोह है चंडीगढ़ में। हम लोग बात कर रहे हैं योग दिवस के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाने वाला योग दिवस इस बार केंद्र सरकार का जो मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा वो चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। सो हमारा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इस न्यूज से वो है, कौन सा शहर योग दिवस 2016 की मेजबानी करेगा? तो कौन सा शहर होगा? वो हमारा शहर होगा चंडीगढ़, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। केंद्र सरकार ने विनिवेश विभाग का नाम बदलकर दीपम रखा। केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल 2016 को विनिवेश विभाग का नाम बदलकर दीपम रख दिया है। और दीपम की बात करें तो दीपम के बारे में, तो दीपम की जो फुल फॉर्म होती है वो है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। तो ये भी आप जरूर याद रखिएगा। विनिवेश विभाग को क्या नया नाम दिया गया है, ये हमारा सवाल है। तो इस सवाल को हम लोग का आराम से आप लोग जवाब दे सकते हैं। और हमारा सवाल जो है वो दीपम है, और दीपम हमारे नंबर 1 ऑप्शन में, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा ए। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड में लागू राष्ट्रपति शासन को रद्द किया। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड में लागू राष्ट्रपति शासन को 21 अप्रैल 2016 को रद्द करने का आदेश दिया। और हम बात करें उत्तराखंड की, तो यहाँ की राजधानी देहरादून है और वर्तमान राज्यपाल के पॉल है। और बात करते हैं इस न्यूज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो इस सवाल है हमारा, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में रद्द कर दिया गया? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड। राष्ट्रीय खबरों के बाद हम लोग बढ़ते हैं व्यापार और बैंकिंग से संबंधित खबरों की ओर। 2015 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता। विश्व बैंक के अनुसार भारत पिछले साल से $1 अरब की गिरावट के बावजूद 2015 में दुनिया का सबसे बड़े प्रेषण प्राप्तकर्ता के रूप में उभरा है। और हमारा सवाल है 2015 में दुनिया का सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत, अर्थात नंबर 2 ऑप्शन इज करेक्ट। एनडीबी ने भारत के अक्षय ऊर्जा योजना के लिए $250 मिलियन मंजूर किए। ब्रिक्स के चीन आधारित न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी ने भारत की एक अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए कैनरा बैंक को $250 मिलियन वित्त पोषण ऋण दिया गया है। विकास बैंक ने भारत, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका से 4 हरित अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए $811 मिलियन वित्त पोषण की मंजूरी दी है। हमारा सवाल है, भारत के अक्षय ऊर्जा योजना के लिए नए विकास बैंक द्वारा अनुमोदित ऋण की राशि कितनी है? तो न्यूज पढ़ने के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे और इजी वे से इसका आंसर दे पाएंगे। हमारा आंसर होगा $250 मिलियन, अर्थात $250 मिलियन। तो हमारा करेक्ट आंसर नंबर 4। आपको इसका भी ध्यान रखना है कि बैंक के बारे में बात करें तो ये ऋण कहाँ दिया गया? तो कैनरा बैंक को दिया गया है। इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखें। और ये किसने दिया? एनडीबी, ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखें। और ये एनडीबी क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने मसाला बॉन्ड की परिपक्वता में 3 साल तक कटौती की। भारतीय रिजर्व बैंक ने मसाला बॉन्ड को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इसका न्यूनतम कार्यकाल कम कर दिया है। विदेशों में जारी रुपया नामित बॉन्ड के लिए कम से कम परिपक्वता अवधि 3 साल कर दी गई है। देखिएगा, अगर हम लोग चर्चाएं करें तो पहले इसी बॉन्ड की जो था वो 5 साल हुआ करती थी। इसकी अवधि कितनी साल हुआ करती थी? 5 साल। और ये क्यों किया गया? इसकी जो अवधि है उसको कम क्यों किया गया? तो उसका जो रीजन है वो क्या है? इसको अधिक आकर्षक बनाने के लिए, यानी कि अधिक आकर्षक बनाने के लिए इसकी अवधि को कम कर दिया गया है। किसको? और ये भी ध्यान रखना, न्यूनतम कार्यकाल कम कर दिया गया है। कितना? न्यूनतम कार्यकाल। इस बात को जरूर ध्यान दें जब भी आप कोई भी सवाल पढ़ते हैं तो, ताकि आप
सही जवाब दे पाए। और हमारा सवाल है मसाला बॉन्ड की नई परिपक्वता अवधि क्या है? तो हमारा करेक्ट आंसर कितना होगा? 3 साल। और पहले कितनी थी? 5 साल। अमेरिका जूरी ने भारत के टाटा समूह की 2 कंपनियों पर $940 मिलियन जुर्माना लगाया। एक अमेरिकी ग्रैंड जूरी ने भारत के टाटा समूह की 2 कंपनियों टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और टाटा अमेरिका इंटरनेशनल कॉर्प पर $940 मिलियन जुर्माना लगाया गया है। तो बात करते हैं टाटा समूह की, तो इसकी स्थापना 1868 में हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके अध्यक्ष साइरस पलोंजी मिस्त्री हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस न्यूज से है वो है कौन सी भारतीय कंपनी पर अमेरिका जूरी ने $940 मिलियन का जुर्माना लगाया है? तो कौन सी कंपनी आ जाएगी यहां पर? टाटा समूह है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर कंपनी पूछ ले तो कंपनी को कितनी है? 2 कंपनियां हैं। कितनी कंपनियां हैं? 2। अब 2 के नाम बात करें तो कौन कौन से? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS और दूसरी टाटा अमेरिका इंटरनेशनल कॉर्प। और अगर बात करें कितना लगाया तो $940 मिलियन जुर्माना लगाया है। और लगाया कहां किसने है? अमेरिकी ग्रैंड जूरी ने लगाया है। RBL स्टार्टअप के लिए समर्पित शाखा खोलने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक बना। देखिएगा RBL बैंक कैसा बैंक बन चुका है जो स्टार्टअप के लिए विशेष रूप से बेंगलुरु शाखा की शुरुआत की है इसने। और समर्पित शाखा नई कंपनियों की स्थापना में उद्यमियों की सहायता और विदेशी मुद्रा प्रेषण और नकदी प्रबंधन जैसी बैंकिंग सेवाओं की पेशकश करेगी। हमारा सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक स्टार्टअप के लिए समर्पित शाखा खोलने वाला निजी क्षेत्र का पहला बैंक बन गया है? तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, निजी क्षेत्र का पहला बैंक बन गया है। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर निकल करके आएगा RBL बैंक। और RBL बैंक है नंबर 4 में। मॉर्गन स्टैनली ने बैंक ऑफ बड़ौदा और ICICI बैंक की रैंक कम की। मॉर्गन स्टैनली ने भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र के बैंक ICICI के साथ ही सरकारी बैंक ऑफ बड़ौदा की गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के बारे में बढ़ती चिंताओं का हवाला देते हुए रैंक कम कर दी है। तो हमारा सवाल है किन 2 बैंकों की रैंकिंग मॉर्गन स्टैनली द्वारा गैर निष्पादित परिसंपत्तियों की वजह से डाउनग्रेड कर दी गई है? तो हमारा आंसर निकल करके आएगा बैंक ऑफ बड़ौदा और ICICI बैंक। और ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर 4 में, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा 4। देखिएगा अब यहां भी आती है कि उन्होंने किस बात को या कौन सा ऐसा मेन पॉइंट उन्होंने ढूंढा है जिसकी वजह से इनकी ग्रेड को कम कर दिया गया है। तो ये क्या है? परिसंपत्तियों की, जो परिसंपत्तियों के बारे में बढ़ती चिंताओं का हवाला दिया है उन्होंने और इसकी वजह से इनकी रैंक कम कर दी है। और बात करें तो भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र के बैंक, तो इसमें किसका नाम आता है? ICICI का नाम आता है। तो ये भी ध्यान में रखें। फिर बात आती है कि मॉर्गन स्टैनली जो है इसके CEO कौन है? तो इसके CEO है जेम्स P गोरमन। और अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। USA $750 मिलियन में 145 होवित्जर तोप खरीदेगा भारत। भारत ने अपने माउंटेन स्ट्राइक कोर को तैयार करने के लिए अमेरिका के साथ $750 मिलियन में 145M 777 तोपों को खरीदने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। हमारा सवाल है भारत किस देश से 145M 777 तोपों की खरीद करेगा? तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। बेंगलुरु की झीलों की सफाई पर 800 करोड़ रुपए निवेश होगा।
बेंगलुरु की झीलों की सफाई पर केंद्र सरकार 800 करोड़ रुपए निवेश करेगी। इसमें शहर की सर्वाधिक प्रदूषित झील बेलांदूर झील भी शामिल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो इसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर हम यहाँ की सबसे प्रदूषित झील के बारे में चर्चाएं करें तो वो कौन सी है, तो यहाँ की सबसे ज्यादा प्रदूषित झील जो मानी जाती है वो है बेलांदूर झील। और यह राशि कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन योजना के तहत जारी की गई है। तो इस बात का भी ध्यान रखें, किस योजना के तहत जारी की गई? अमृत अर्थात अटल मिशन योजना के तहत इसको जारी किया गया है। इस बात का भी ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बात करें तो कितना निवेश करने की, यानी कि सरकार इस पर कितना निवेश करने वाली है, तो 800 करोड़ रुपए। और हमारा सवाल है, किस शहर में प्रदूषित झीलों को साफ करने के लिए सरकार ने 800 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बेंगलुरु, और बेंगलुरु किस ऑप्शन है? नंबर 2। अब बढ़ते हैं हम लोग नियुक्तियों की कि कौन कौन से विशेष नियुक्तियां की गई हैं। तो पहले ही हमारे है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला न्यास का पुनर्गठन, राम बहादुर राय बने अध्यक्ष। केंद्र सरकार ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र न्यास IGNCA के बोर्ड का पुनर्गठन कर वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया है। और हमारा सवाल है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स बोर्ड के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा राम बहादुर राय। अजय काजोल होंगे आंध्र प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन और उनकी पत्नी काजोल आंध्र प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर बनने जा रहे हैं। राज्य सरकार के अनुसार 2015 में 8 लाख पर्यटकों ने आंध्र प्रदेश का दौरा किया, जिसमें पिछले साल के मुकाबले 30% की वृद्धि हुई है। और हमारा सवाल है, कौन सा राज्य पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अजय देवगन और काजोल की नियुक्ति करने जा रहा है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। कई बार यह भी पूछा जा सकता है कि 2015 में कितने पर्यटकों ने आंध्र प्रदेश का दौरा किया, तो कितना है डेटास के अनुसार, आंकड़ों के अनुसार 8 लाख। और बात करें कि पिछले साल के मुकाबले कितनी वृद्धि हुई है पर्यटकों में, तो 30% की वृद्धि हुई है। और अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ की राजधानी है हैदराबाद। वर्तमान मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, यहाँ के वर्तमान राज्यपाल ESL नरसिम्हन। विजय शेखर शर्मा IAMAI भुगतान बैंकों के समूह के अध्यक्ष नियुक्त है। पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा को नवगठित भुगतान बैंकों के समूह इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और वोडाफोन इंडिया के बिजनेस हेड सुरेश सेठी को वाइस चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। और हमारा सवाल है, IAMAI भुगतान बैंक समूह का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा विजय शेखर शर्मा। तो करेक्ट आंसर नंबर 1। और अगर हम लोग अब आगे बात करें तो अगली खबर की तरफ रुख करते हैं, जिसमें व्लादिमीर ग्रोसमैन बने यूक्रेन के प्रधानमंत्री। यूक्रेन की संसद ने पश्चिम समर्थक वोलोदिमीर ग्रोसमैन को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। सांसदों ने 50 के मुकाबले 257 वोटों से वोलोदिमीर ग्रोसमैन को देश का 16वां प्रधानमंत्री चुना। और हमारा सवाल है, किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में वोलोदिमीर ग्रोसमैन को नियुक्त किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर निकल करके आएगा यूक्रेन, अर्थात 3rd नंबर। और ये कौन से प्रधानमंत्री बने हैं? 16वें। यूक्रेन की राजधानी कीव, यहाँ की मुद्रा रिविया, यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको। और इस सांसदों के मुकाबले की बात करें तो इनमें 50 के मुकाबले 257 वोटों से वोलोदिमीर ग्रोसमैन को देश का प्रधानमंत्री चुना गया है। सुष्मिता पांडे राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA की अध्यक्ष नियुक्त। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय की एक प्रोफेसर सुष्मिता पांडे को 3 साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
तो हमारा सवाल है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए जी, वैसे आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सुष्मिता पांडे, यानी कि नंबर 1। पीसीबी के नए मुख्य चयनकर्ताओं के रूप में, पीसीबी के नए मुख्य चयनकर्ता के रूप में इंजमाम उल हक की नियुक्ति की। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई चयन समिति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। वह पिछले 6 महीनों से अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कोच थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यह हमारा इस न्यूज से सवाल। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? इंजमाम उल हक, अर्थात नंबर 2। भारत की दुर्गा ठाकुर बनी FIH अंतरराष्ट्रीय अंपायर। भारत की दुर्गा ठाकुर को हाल में न्यूजीलैंड में हुए हॉकीज बे कप में शानदार प्रदर्शन की बदौलत अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा अंतरराष्ट्रीय आउटडोर अंपायर नियुक्त किया गया। FIH की अंतरराष्ट्रीय अंपायरों की एलिट सूची में वर्तमान में 14 भारतीय, 10 पुरुष व 4 महिलाएं हैं। तो ये सवाल कई बार ये भी हो जाता है कि जैसे अगर वर्तमान में हम लोग एलिट की सूची की बात करें तो यहाँ पर टोटल 14 इंडियंस हैं। अगर 14 इंडियंस में बात की जाए तो ये भी पूछा जा सकता है कि उसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितनी है। तो यहाँ मेल की बात करें तो 10 है और अगर फीमेल की बात करें तो 4 है। लाओस में नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नियुक्त। लाओस की नेशनल असेंबली ने कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख बोनहांग बोराचिट को राष्ट्रपति तथा विदेश मंत्री थांगलोन सिसोलिथ को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। और यहाँ की बात करें तो लाओस की राजधानी है वियंतियाने और मुद्रा है लाओ किप। हमारा सवाल, किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में बोनहांग बोराचिट को नियुक्त किया है? तो हमारा करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा लाओस, यानी कि नंबर 2 करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर एक और है कि इसका भी आप जरूर ध्यान रखें कि प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो विदेश मंत्री थांगलोन सिसोलिथ को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। और अगर बात करें यहाँ की तो पार्टी की बात करें तो नेशनल असेंबली कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख, यानी कि कौन सी पार्टी के प्रमुख हैं? कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख हैं बोनहांग बोराचिट जो हैं, जिनको राष्ट्रपति के लिए नियुक्त किया गया है। केंद्र ने रबर बोर्ड के प्रमुख के रूप में अजीत कुमार की नियुक्ति की। मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति ने अजीत कुमार केरल कैडर के 1994 बैच के IAS अधिकारी की नियुक्ति रबर बोर्ड कोटायम के चेयरमैन के पद पर नियुक्ति को मंजूरी दी है। यह पद 2014 के बाद से खाली पड़ा है। और हमारा सवाल है, रबर बोर्ड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा आंसर होगा अजीत कुमार, यानी कि नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। और ये भी पूछा जा सकता है कि अजीत कुमार कौन है? तो ये क्या है? केरल कैडर के 1994 बैच के IAS अधिकारी हैं। और बात करें तो एक कोटायम के चेयरमैन पर नियुक्ति की मंजूरी मिली इनको। और दूसरी बात, 2014 से पद लगातार खाली था। राहुल जौहरी बने BCCI के पहले CEO। BCCI ने कहा कि उसने राहुल जौहरी को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। BCCI ने लोढ़ा समिति की सिफारिशों के चलते CEO की नियुक्ति की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा अच्छे से देखना, क्योंकि ये पहले CEO बने हैं। और सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये क्वेश्चंस भी बनता है कि कौन सी समिति की वजह से या कौन सी समिति की सिफारिशों के चलते इनको CEO की नियुक्ति की गई है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा लोढ़ा समिति की सिफारिशों पे। तो इस बात का जरूर ध्यान रखा जाए कि पहले CEO बने हैं। और हम लोग करें कि BCCI की स्थापना कब हुई? तो 1928 में। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो है शशांक मनोहर। और अगर बात करें सचिव की तो है अनुराग ठाकुर। और मुख्यालय की बात करें तो मुंबई है। या थोड़ा सा ध्यान दे देना कि यहाँ पर ये जो है इनके हम लोग अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये अध्यक्ष है और ये अध्यक्ष शशांक मनोहर है। और बात करते हैं अब
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इस न्यूज से। बीसीसीआई के पहले सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अब तो आपसे गलती बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि पूरी न्यूज़ पढ़ने के बाद गलत करना तो बहुत बड़ी गलती होगी। इसलिए पूरी न्यूज़ पढ़ने के बाद हमें कंफर्म हो चुका है, हमारा आंसर नंबर आएगा 4, राहुल जौहरी। सुरेश बाबू मंगोलिया में भारत के अगले राजदूत नियुक्त। आर्मीनिया में भारत के वर्तमान राजदूत टी सुरेश बाबू को मंगोलिया के लिए देश के अगले राजदूत के रूप में चुना गया है। हम अगर बात करें मंगोलिया की, तो यहाँ की राजधानी है उलान बातर, मुद्रा मंगोलियाई टोगरोग। और सवाल है हमारा, सुरेश बाबू को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा मंगोलिया, अर्थात नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। न्यायमूर्ति पीके मिश्रा गोवा के लोकायुक्त नियुक्त। पटना उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति पीके मिश्रा को गोवा का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। हमारा सवाल है, गोवा के लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा जवाब आ जाएगा पीके मिश्रा, यानी कि नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। आप देखते हैं किन्होंने जीते हैं पुरस्कार। पुरस्कार विजेताओं की बात करते हैं। बर्नी सैंडर्स ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों का टाइम पाठक सर्वेक्षण जीता। समाजवादी डेमोक्रेट बर्नी सैंडर्स ने टाइम्स पत्रिका द्वारा किए गए दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों के लिए किए गए पाठकों के सर्वेक्षण को 3.3% वोटों के साथ जीता। हिलेरी क्लिंटन 1% वोटों के साथ 25वें स्थान पर रही। और हमारा सवाल है, टाइम का 100 सबसे प्रभावशाली लोगों का पाठक सर्वेक्षण किसने जीता है? तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा बर्नी सैंडर्स। और अगर बर्नी सैंडर्स की बात करें तो ये 100 प्रभावशाली लोगों के पाठकों का सर्वेक्षण जो किया गया है उसके विजेता बने हैं, अर्थात टॉप पर रहे हैं। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट जो सवाल निकल के आ रहा है ये भी है कि इनको कितने वोट मिले, अर्थात कितने वोटों से जीते? तो ये 3.3%। बात करें हिलेरी क्लिंटन की तो उन्हें 1% वोटों के साथ वो 25वें स्थान पर रही है। पानागढ़ एयरबेस का नाम हुआ अर्जन सिंह एयरबेस। भारतीय सेनाओं के ग्रैंड ओल्ड मैन कहे जाने वाले और मार्शल ऑफ एयरफोर्स अर्जन सिंह के 97वें जन्मदिन के मौके पर पश्चिम बंगाल के पानागढ़ एयरबेस को अर्जन सिंह एयरबेस नाम दिया गया। और हमारा सवाल है, किस एयरबेस का नामकरण पूर्व वायुसेना प्रमुख अर्जन सिंह के नाम पर किया गया है? और हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा पानागढ़, अर्थात नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है। और अगर बात करें तो कि भाई ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है, यानी कि इनको किस नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन कहे जाते हैं किसके? भारतीय सेनाओं के। और कौन है ये? अर्जन सिंह है। कौन है? अर्जन सिंह है। और ये मार्शल ऑफ एयरफोर्स भी हैं। और इनका एक कौन सा जन्मदिन था? 97वां जन्मदिन था, यानी कि 97th बर्थडे था। और ये जो जगह है वो कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। और यहां कौन सा था? ये पानागढ़ एयरबेस था, जिसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? अर्जन सिंह एयरबेस। बोफोर्स की पहली कभी ग्लोबल गेम चेंजर सूची जारी, 3 भारतीय शामिल। बोफोर्स की वैश्विक गेम चेंजर सूची के उद्घाटन संस्करण में कुछ बड़े नामों को स्थान दिया गया है। Salesforce.com के मार्क बेनियोफ अव्वल रहे हैं। और साथ ही फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग को 30वां स्थान मिला है। अगर हम लोग बात करें तो भारतीयों की सूची की बात करें तो 3 भारतीयों को इस सूची में शामिल किया गया है। और वो जो इस प्रकार से हैं, इंटरग्लोब एंटरप्राइजेज के राहुल भाटिया, सीरम संस्थान के साइरस पूनावाला और जेम्स एजुकेशन के शनिवार की क्रमशः 3रे, 23वें और 26वें स्थान पर रहे। हम लोग अगर बात करें बोफोर्स की स्थापना की तो इसकी स्थापना 1917 में की गई और मुख्य संपादक स्टीव बोफोर्स हैं।
और हमारा सवाल है कितने भारतीय बॉक्सर्स ग्लोबल गेम चेंजर्स सूची में शामिल किए गए हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 3 लोग ऐसे हैं, अर्थात 3 भारतीयों को इस सूची में शामिल किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर नंबर है 3rd, और 3rd पे ही लिखा हुआ है 3। तो ये भी पूछा जा सकता है कि तीसरे स्थान पर जो भारतीय उनको तीसरे स्थान पर किसका स्थान रहा, 23वें पे किसका रहा, 26वें पर किसका रहा। तो ये भी आप लोगों को थोड़ा सा देखना होगा कि इधर इंटरग्लोब एंटरप्राइजेज के राहुल भाटिया हैं जो तीसरे पर रहे, सीरम संस्थान के साइरस पूनावाला है जो 23वें नंबर पर हैं, और जेम्स एजुकेशन के सनी वार्की 26वें स्थान पर हैं। और अगर बात करें फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग की तो उनका स्थान 30वां है, जरूर याद रखेगा। और अव्वल की बात करें तो अव्वल पे कौन है, salesforce.com के मार्क बेनियोफ अव्वल पर है। जोकोविच और सेरेना ने जीता लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने तीसरी बार वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। सेरेना विलियम्स ने भी तीसरी बार वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। वाह, क्या कोइंसिडेंस है, लगातार दोनों खिलाड़ियों ने 3-3 साल से पुरस्कार जीता है, लगातार कंटिन्यू जीत रहे हैं 3 साल से। तो हमारा जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो है लॉरेंस का वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सेरेना विलियम्स, अर्थात नंबर 2। और अगर बात करें पुरुषों में पुरस्कार किसने जीता है तो ये आ जाएगा नोवाक जोकोविच, और इन्होंने कितनी बार जीता है, लगातार तीसरी बार वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। और इधर सेरेना विलियम्स की बात करें तो वो भी लगातार तीसरी बार सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीतने में कामयाब रही हैं। अब बात करते हैं हम पुलित्जर पुरस्कार 2016 के विजेताओं की। लोक सेवा के लिए एसोसिएटेड प्रेस को ये पुरस्कार दिया गया। अगर हम लोग बात करें ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग की तो ये पुरस्कार जाता है लॉस एंजल्स टाइम्स स्टाफ को। खोजी रिपोर्टिंग के लिए लियोनार्डो लापिटर, एंटन और तांबा खाड़ी, टाइम्स के एंथोनी कॉर्मियर और सारासोटा हेराल्ड ट्रिब्यून के माइकल ब्रांगा। बात करें व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग की तो प्रो पब्लिका के टी ईसाई मिल्लर और मार्शल परियोजना के केन आर स्ट्रॉन्ग। स्थानीय रिपोर्टिंग में इस अवार्ड्स की बात करें तो माइकल ला फोजिया, कारा फिटपैट्रिक और तांबा खाड़ी टाइम्स की लिसा कार्टनर। राष्ट्रीय रिपोर्टिंग की बात करें तो वाशिंगटन पोस्ट स्टाफ, और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग पर यह पुरस्कार जाता है न्यूयॉर्क टाइम्स की अलिसा जे रूबिन को। फीचर लेखन के लिए न्यूयॉर्कर के कैथरीन शुल्ज, और टीका के लिए बोस्टन ग्लोब कैफ्रा स्टॉकमैन। और बात करें अगर आलोचनाओं की तो न्यूयॉर्कर की एमिली नचबॉम को एक पुरस्कार जाता है। अर्थात पुलित्जर पुरस्कार में अलग अलग फील्ड में अलग अलग क्षेत्र के लोगों को इस तरीके से पुरस्कार दिया गया, अलग अलग, जैसे लाइक लोक सेवा, ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग, खोज रिपोर्टिंग, व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग एक्सेट्रा। और हमारा जो इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो ये है, निम्न में से किसने राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता है। तो राष्ट्रीय रिपोर्टिंग की बात करें तो हमारा होगा वॉशिंगटन पोस्ट स्टाफ। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 4। मगर आपको प्रत्येक ध्यान में रखना है कौन सा पुरस्कार किसको गया, प्रत्येक है, जैसे लाइक खोज रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो इस तरह की आप जरूर याद रखिएगा इनको भी। गूगल भारत में सबसे आकर्षक नियोक्ता रैंड स्टेड पुरस्कार के 6ठे संस्करण में गूगल इंडिया लगातार दूसरे साल सबसे आकर्षक नियोक्ता के तौर पर उभरा। क्षेत्र विशेष से जुड़ा विशेष सम्मान के तहत सूचना प्रौद्योगिकी का पुरस्कार डेल, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सैमसंग इंडिया, और ई वाणिज्य के लिए अमेजन इंडिया। अब बात करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट सवाल की, निम्नलिखित में से किसे भारत में सबसे आकर्षक नियोक्ता के रूप में सम्मानित किया गया है। तो आपका आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ये न्यूज पढ़ने के बाद अगर आपने थ्रोली इसको अच्छे से इस वीडियो को सुना है और इसको किया है याद, तो याद हो गया होगा। और करेक्ट आंसर है गूगल, यानी कि नंबर 1। अब बढ़ते हैं हम लोग खेल समाचारों की तरफ। केन विलियमसन बैन स्टोक्स 2015 के विस्टन के शीर्ष 5 क्रिकेटरों में शामिल।
विजडन के 153वें और नवीनतम संस्करण में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन और पूर्ववर्ती ब्रेडन मैकुलम को शामिल किया गया है, जो विजडन के वर्ष के 5 क्रिकेटरों में है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ, इंग्लैंड के बेन स्टोक्स और जॉनी बेयरस्टो अन्य 3 खिलाड़ी हैं। और बात करते हैं विजडन किस क्षेत्र की प्रसिद्ध पत्रिका है। तो शायद खबर से अंदाजा लग गया होगा ये किससे संबंधित है, खेल से संबंधित है। अजलान शाह हॉकी के फाइनल में हारा भारत। ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड 9वीं बार जीता खिताब। ऑस्ट्रेलिया ने एक तरफा मुकाबले में भारत को शनिवार को 4-0 से हराकर सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड 9वीं बार खिताब जीता है। बात करते हैं हमारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, किस टीम ने अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट जीता है? तो किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने, अर्थात हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? नंबर 4। और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से वाला कि लगातार रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने, लगातार 9वीं बार जीता है इन्होंने किताब, तो ये भी जरूर ध्यान रखेगा। और अगर इसके बात करें तो विजेता के रूप में कौन रहा है? भारत रहा है, क्योंकि फाइनल मैच किसके बीच हुआ? ऑस्ट्रेलिया और भारत, और ऑस्ट्रेलिया ने हराया किसको? भारत को। सो दैट विजेता ऑस्ट्रेलिया और उपविजेता के रूप में भारत रहा। दीपा बनी ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट। दीपा कर्माकर ने इतिहास रच दिया है और वो ऐसा करने वाली, यानी कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट बन गई है। दीपा ने यहां अंतिम क्वालिफाइंग और परीक्षण टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर रियो ओलंपिक का टिकट कटा लिया है। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन है? यह है हमारा इस न्यूज से सवाल। तो कौन है? दीपा कर्माकर। हमारा कौन सा ऑप्शन, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? नंबर 2, यानी कि दीपा कर्माकर इसका करेक्ट आंसर है। राफेल नडाल ने गैल मॉनफिल्स को हराकर मोंटे कार्लो मास्टर्स खिताब जीता। राफेल नडाल ने गैल मॉनफिल्स को हराकर वर्ष 2016 का मोंटे कार्लो मास्टर्स खिताब जीता है। राफेल नडाल ने 2005 से 2012 तक लगातार 8 बार खिताब जीता। ऐसा करने वाले वे एकमात्र खिलाड़ी हैं। और हमारा सवाल है, मोंटे कार्लो मास्टर्स खिताब किसने जीता? तो आपका जवाब होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। और हमारा जवाब क्या होना चाहिए? राफेल नडाल। और राफेल नडाल कौन से ऑप्शन में? नंबर 4 में। तो करेक्ट आंसर राफेल नडाल। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार 8 बार, कितनी बार जीत चुके हैं? लगातार 8 बार। कब से? 2005 से 2012 तक। और ऐसा करने वाले वो एकमात्र खिलाड़ी हैं। विष्णुवर्धन पहले एटीटी चैंपियन बने। पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन विष्णुवर्धन ने रिकॉर्ड पुस्तकों में अपना नाम बरकरार रखते हुए एशियाई टेनिस टूर के वो पहले चैंपियन बन गए हैं। विष्णु ने नई दिल्ली के डीएलटीए परिसर में $5,000 इनामी राशि के फाइनल में सिद्धार्थ रावत को 7-6, 6-3 से हराया। पहला एशियाई टेनिस टूर किसने जीता? यह है हमारा सवाल। और सवाल का जवाब होगा विष्णुवर्धन, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अब बात करते हैं उन सेलिब्रिटीज की या वो महान हस्तियां जो आज हमारे बीचों बीच नहीं है। ब्रिटिश नाटककार अर्नोल्ड वेस्कर का निधन। ब्रिटिश नाटककार अर्नोल्ड वेस्कर का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें पार्किंसंस रोग था। पंजाब के लोकपाल जस्टिस जे.एच. सेको इस दुनिया में नहीं रहे। पंजाब के लोकपाल और पूर्व पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जय सिंह सेको का निधन हो गया। अब हम बात करते हैं जे.एच. सेको का हाल ही में निधन हो गया। वह किस राज्य के लोकपाल थे? तो वो किस राज्य के लोकपाल थे? पंजाब के। तो हमारा करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा पंजाब इज द करेक्ट आंसर था, नंबर 4। हीरो समूह के सह संस्थापक सत्यानंद मुंजाल का निधन।
हीरो साइकिल समूह के सह संस्थापक सत्यानंद मुंजाल का मॉडल टाउन लुधियाना में 99 साल की उम्र में निधन हो गया। मुंजाल आर्य समाज से संबंधित कई सामाजिक कार्यों के लिए महात्मा सत्यानंद मुंजाल के रूप में जाने जाते थे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि वो किस नाम से जाने, यानी कि कार्य के लिए महात्मा के नाम, उनको उपाधि किसकी मिली हुई थी? महात्मा की उपाधि मिली हुई थी। और कितने साल के थे? 99। और उनका देहांत कहाँ हो गया? मॉडल टाउन लुधियाना में। वित्त मंत्री के पीआरओ और पूर्व पत्रकार डी रविंद्र का निधन। तेलंगाना के वित्त मंत्री तेला राजेंद्र के जनसंपर्क अधिकारी और पूर्व पत्रकार डी रविंद्र का निधन हो गया। और हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है इस न्यूज से, डी रविंद्र का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे या उनका संबंध किससे था? तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा पत्रकार। अब चलते हैं ऐसी कौन सी पुस्तक है जिनका भी हाल ही में विमोचन हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम्स की दृष्टि से। करतार लालवानी द्वारा लिखित द मेकिंग ऑफ इंडिया, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ब्रिटिश एंटरप्राइज। करतार लालवानी द्वारा रचित पुस्तक द मेकिंग ऑफ इंडिया, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ब्रिटिश एंटरप्राइज अप्रैल 2016 में चर्चा में रही है। इसमें ब्रिटिश राज के दौरान भारत में पंथ एकता के बारे में लिखा गया है। तो इसमें से हमारा ये भी सवाल निकल करके आ जाता है कि भाई ये तो सबसे पहली बात तो ये बुक है वो किसने लिखी है? करतार लालवानी ने लिखी है। और पुस्तक का क्या नाम है? द मेकिंग ऑफ इंडिया, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ब्रिटिश एंटरप्राइज। अप्रैल 2016 में बहुत चर्चा में रही है। और बात करें तो इसकी जो थीम है या इसमें जो मेन पॉइंट्स है वो किसके बारे में है? वो है ब्रिटिश राज के दौरान भारत में पंथी एकता के बारे में इसमें लिखा गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। और ऐसा ही जो वीडियो है हमारा सेम वीडियो इंग्लिश में भी है, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो आप एग्जाम्स में आपने जैसा देखा होगा इससे हमारे करंट अफेयर्स में से आ रहे हैं। और आप लोग इसकी अच्छे से तैयारी कीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। वाईफाई स्टडी टीम ने पूरी मेहनत की है कि कहीं कोई त्रुटि नहीं रहे। फिर भी अगर कोई त्रुटि रह गई है तो उसके लिए हम आप लोगों से माफ़ी चाहेंगे। बाकी हमारी तरफ से पूरी कोशिश रही है कि ताकि कोई भी गलती ना हो और स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, साथ ही इसे शेयर करने की भी कोशिश कीजिएगा। और आप सभी को वाईफाई स्टडी टीम की तरफ से शुभकामनाएं आने वाली एग्जाम्स के लिए कि आप अच्छा सा एग्जाम्स दें और अच्छे से उसमें हमारे करंट अफेयर्स का वीडियो के माध्यम से अच्छी स्टडी करके सारे क्वेश्चन सही करके आएँ, सही करके आएँ ताकि आपको सफलता मिल सके।